सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग कर रहे हैं अपनी अभ्यास सागर का चौथा पाठ दोपहरी, जिसमें हमारा जो मुख्य विषय था इसका व्याकरण का वो था अलंकार। वो हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं 11वां प्रश्न। तो इसमें आओ दोहराएं, यानी ये सारे के सारे विषय जो हैं ये आपके पहले आ चुके हैं, उन्हीं की हमें दोहराई करनी है। तो सबसे पहले निम्नलिखित शब्दों में र के उचित रूप का प्रयोग करके शब्दों को दोबारा लिखना है। तो पहले गह में हम लोग र लगाएंगे, तो इसमें ग के नीचे जो पदेन र है उसका प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाता है? ग्रह, यानी जो ग्रह नक्षत्र होते हैं वो। एक हम लोग बच्चे अक्सर गलती क्या करते हैं, इसके नीचे गोल वाली जो मात्रा होती है ना वैसे लगा देते हैं। जैसे हम लोग, जैसे आपने नीचे देखा कर्म जो है उसके ऊपर जो र लगा हुआ है वैसे ही गोल घुमा के नीचे लगा देते हैं। तो वो बेटा आपका र नहीं होता, वो री की मात्रा होती है। र होता है, र में यही जो एक पदेन र होता है, एक जो रेफ होता है ये, और एक जो होता है गोल यानी बिना पाई के शब्दों के नीचे, जैसे हम लोग ट्रेन वाला जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रेन के नीचे जो हम लोग लगाते हैं वो वाला र, और होता है पूरा। बाकी जो वो री वाली मात्रा होती है वो र में काउंट नहीं होती, वो मात्रा अलग होती है। जो गृह, गृह में यानी घर, गृह प्रवेश जिसको हम लोग जैसे बोलते हैं, तो वहाँ पे होती है वो री की मात्रा, और ये होता है ग्रह। उसके बाद आता है हमारा ख वाला कम। कम में हम लोग कहाँ लगाएंगे र? पदेन भी लग सकता है इसमें, और इसमें रेफ वाला भी लगता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर रेफ वाला, रेफ मतलब जो शिरोरेखा के ऊपर होता है वो र होता है, यानी जो सिर के ऊपर चढ़ के बैठा होता है वो होता है हमारा रेफ, और जो बेचारों पैरों में पड़ा होता है वो होता है पदेन। लेकिन एक चीज़ का ध्यान देना होता है कि जो सिर पे बैठा होता है वो क्या होता है, वो आधा होता है। यानी या फिर ये लगा लीजिए आप कि जैसे भाई आपके पापा कभी आपको कहीं लेके जाते हैं तो वो क्या होता है, छोटा सा कोई बच्चा होता है तो उसको क्या होता है कंधे पे बिठा लेते हैं, और जब भी वो छोटा सा बच्चा होता है ना तो उसको पीछे नहीं पटका जाता, उसको आगे की तरफ उतारा जाता है। तो ये जो र होता है ये जिस वर्ण के ऊपर होता है, यानी जिसके सिर पर बैठा होता है, जिसके शिरोरेखा के ऊपर होता है, ये हमेशा उससे पहले बोला जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको कि जो पदेन होता है वो जिस शब्द के नीचे लगा होता है, सॉरी जिस वर्ण के नीचे लगा होता है हमेशा उसके बाद उच्चारित किया जाता है, और जो शिरोरेखा के ऊपर जो रेफ होता है वो हमेशा उस वर्ण से पहले बोला जाता है, ठीक है। हाँ, इसमें ये जो रेफ होता है वो अधूरा होता है, यानी उसमें स्वर नहीं होता, और जो पदेन होता है वो पूरा होता है, उसमें स्वर होता है, ठीक है बेटा। उसके बाद आता है ट्रेन, यानी ये जो ट्रेन जो है इसके नीचे जो र लगा हुआ है ये भी पदेन ही है, लेकिन ये कौन सा, ये उसमें लगता है जिसमें खड़ी पाई नहीं होती। यानी बिना पाई वाले जो शब्द होते हैं उनके नीचे अगर जो लगता है, जैसे ट्रेन हुआ, ड्रम हुआ, ट्रैक्टर हुआ, राष्ट्र हुआ, तो ये जो शब्द है इनके नीचे यानी बिना पाई वाले शब्द, पाई होती है जो एक खड़ा डंडा होता है वो, ठीक है। जैसे ग में है, जैसे क में पाई है, म पे पाई है, तो यहाँ पे जो पाई वाले यानी सीधे डंडे वाले जो शब्द होते हैं पाई वाले, वो होते हैं पाई वाले शब्द, और जिसमें वो डंडा नहीं होता है, यानी जैसे ट्रेन है, ट में जो होता है, ट नीचे से गोल होता है, उसमें पाई नहीं होती, उसमें सीधी लाइन नहीं होती, तो वो बोला जाता है बिना पाई वाले शब्द। उसके बाद आता है जैसे गाम। गाम में हम लोग क्या लगाएंगे, र कहाँ लगाएंगे, ग के नीचे पदेन, तो वहाँ पे ग्राम। फिर ऐसे ही धर्म, उसके बाद ड्रम, ठीक है, तो ड्रम में ड के नीचे लगेगा। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पर हम लोगों को शुद्ध रूप लिखने, श्रीमती, श्रीमती में त जो होता है उस पर बड़े ई की मात्रा होती है। फिर है ब्राह्मण, ब्राह्मण में हमें अलग अलग, ये वैसे भी ये शुद्ध नहीं है क्योंकि इसमें अगर होता तो म जो होता वो पूरा होता और ह के नीचे हलंत होता। अब यहाँ हम लोग इसको ह को और मैं को मतलब साथ जोड़ के लिख देते हैं। अब अगर इसको हम लोग अलग अलग करेंगे तो म जो है वो है पूरा,
है उसके नीचे हलंत लगाते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों ने ह और म को एक साथ इकट्ठा करके लिखा है, ब्राह्मण। उसके बाद आता है पैतृक, तो यहाँ पे त के नीचे री की मात्रा है, पैतृक। ये जैसे ऊपर वाले मैंने उसमें बताया था ना आपको, ग्रह के नीचे लगती है, ये वही वाली जो री की मात्रा है, ये वही है, पैतृक। उसके बाद आता है चिह्न, यानी इसको हम लोग बोलते भले ही चिन्ह है, लेकिन ये लिखा कैसे जाता है, च उसके छोटे ई की मात्रा, ह के नीचे हलंत और न। उसके बाद है स्थाई, तो उसमें स्थाई नहीं, य और उस पे बड़े ई की मात्रा, स्थाई। दृष्टि, द के नीचे री की मात्रा और श और टी। स्वस्थ नहीं होता, स्वास्थ्य, ठीक है। उसके बाद आता है कवित्री नहीं, कवयित्री, य के आगे छोटे ई की मात्रा और त्र पे बड़े ई की मात्रा, कवयित्री, जो कवि का स्त्रीलिंग होता है, कवयित्री। फिर आता है आपका प्रश्न नंबर 13। अब उसमें आपको तद्भव शब्दों के तत्सम रूप लिखने हैं। जैसे कि आपके ये भी आए हुए हैं, आपका तद्भव और तत्सम क्या होता है। तत्सम जो एज इट इज़ हम लोग संस्कृत के शब्द प्रयोग करते हैं। हमारी जो हिंदी भाषा है उसका निर्माण कहाँ से हुआ है, संस्कृत से। और जो शब्द संस्कृत से एज इट इज़ यानी जो के तो हम लोग हिंदी में ले आए हैं, वो तत्सम होते हैं और काफ़ी समय तक जो बदलाव होते रहते हैं, यानी अपभ्रंश हुआ, पाली हुआ, बहुत सारे हमारी जो संस्कृत भाषा वो बहुत सारी दौरों से होके गुजरी है, तो वो धीरे 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 करके उसने हिंदी का रूप धारण किया है। तो अब जो है यानी बदलाव के बाद जो शब्द बना है, जो शब्द संस्कृत का था उसमें कुछ ना कुछ बदलाव होता गया और बाद में जो शब्द अभी हिंदी में हम लोग प्रयोग कर रहे हैं वो होता है तद्भव, ठीक है। तो अब यहाँ पर जीभ, तो जीभ को हम लोग संस्कृत में उसको क्या बोलते हैं, जिह्वा, यानी उसका तत्सम रूप क्या हुआ, जिह्वा। जैसे सांप, सांप का तत्सम रूप क्या होता है, सर्प। मिट्टी, मिट्टी का मृत्तिका। हाथी, गज। घर, ग्रह। और चांद का चंद्र, ठीक है। तो ये हमारे तत्सम रूप आते हैं, यानी संस्कृत वाले शब्द। उसके बाद आता है बेटा आपके उपसर्ग और प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में इसमें आपको बताना है मूल शब्द और प्रत्यय जो है वो अलग अलग करके लिखने हैं, यानी इसमें शब्द दे रखा है और उसको हम लोगों को एक मूल शब्द और उसका प्रत्यय जो है वो अलग अलग करके लिखना है। अब जैसे योगी शब्द है, तो योगी में हम लोग योग प्लस ई, ठीक है, योगी। लोहार में लोहा प्लस आर। धार्मिक में धर्म प्लस इक। सांप प्लस एरा, सपेरा। प्रभुता, प्रभु प्लस ता, प्रभुता। क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोग लिखते हैं उपसर्ग के, यानी जैसे इसमें 14 में था हम लोगों ने मूल शब्द और इसका जो प्रत्यय है वो अलग अलग किए हैं, और इसमें हम लोग इसमें उपसर्ग दे रखा है, उपसर्ग लगा के हमें दो दो नए शब्दों का निर्माण करना है। अब जैसे अति है, तो अति के बाद हम लोग क्या लगाएंगे, उत्तम लगा देंगे, ठीक है। अति जो है वो उपसर्ग, उपसर्ग क्या होता है, हमेशा मूल शब्द से पहले लगता है, यानी उसके आरंभ में, और प्रत्यय जो होता है वो मूल शब्द के अंत में लगता है, उसके आखिर में लगता है। तो यहाँ पर अति जो है वो है उपसर्ग, तो उपसर्ग पहले और उसके बाद हम लोग मूल शब्द लगाएंगे उत्तम, तो शब्द क्या बना, अति उत्तम। फिर है अति प्लस रिक्त, अतिरिक्त, ठीक है। अति के बाद हम लोगों ने क्या लगाया, रिक्त, अतिरिक्त। अब इसमें अत्यधिक, अति प्लस अधिक करेंगे तो उसको अत्यधिक भी होगा, ठीक है। तो ऐसे इसमें अति, अति के बाद हम लोग मूल शब्द लगाएंगे तो एक नए शब्द का निर्माण होगा। फिर आता है जैसे वी, वी में देश, विदेश। वी के साथ हम लोगों ने ज्ञान लगाया तो वो क्या हुआ, विज्ञान। अब स्व, स्व के साथ हम लोगों ने तंत्र लगाया तो स्वतंत्र। स्व के साथ अगर देश लगाया तो स्वदेश। प्र के साथ हम लोगों ने देश लगाया, प्रदेश। अगर दान लगाया तो प्रदान। ऐसे ही अभाव, तो अगर यहाँ पे अ के साथ हम लोगों ने भाव लगाया तो अभाव,
और सफल लगाया, अगर अ के साथ हम लोग जैसे सफल है वो क्या है, मूल शब्द है, ठीक है। तो उसको अगर हम लोगों ने उसके उपसर्ग के बाद अगर हम लोग सफल लगाते हैं तो वो हो जाता है असफल। हाँ जी, उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, यानी 16वां प्रश्न। इसमें निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियापद छांटने हैं और उनके भेद लिखने हैं। यानी आपको बताना है कि इसमें कौन सी क्रिया हुई है, कौन सा कार्य हुआ है और उसके भेद लिखना है। जैसे आपको पता है कि क्रिया के भेद होते हैं अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, तो यहाँ पर उसका भेद भी लिखना है आपको, ठीक है। फर्स्ट वाला है बेटा, किशोर आम खाता है। अब यहाँ पर क्रियापद कौन सा हुआ, खाना, ठीक है। किशोर क्या खा रहा है, आम। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन का आंसर भी मिल रहा है, यानी किशोर, अगर उसकी क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है, जो कर्ता क्रिया करता है, यानी कर्ता जो कार्य करता है उसका प्रभाव जिस पर पड़ता है वो होता है कर्म। तो यहाँ पर किशोर के खाने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, आम पर, ठीक है। तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया, क्योंकि यहाँ पर हमें कर्म मिल रहा है। दूसरा है यहाँ, पिताजी दफ्तर चले गए। अब यहाँ पे चलना, ठीक है, चलना इसमें है क्रियापद और सकर्मक। पिताजी कहाँ चले गए, दफ्तर, ओके बेटा। तो यहाँ पर चलना जो है वो इसका क्रिया का पद होगा और भेद होगा सकर्मक। उसके बाद आता है आकाश में पतंग उड़ रही है। अब यहाँ पर क्रियापद क्या हुआ, उड़ना, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज आपको देखनी है बेटा, आकाश में पतंगे उड़ रही हैं। आकाश पतंग नहीं उड़ा रहा है, आकाश में पतंग उड़ रही है। यहाँ पर आकाश में अधिकरण कारक है, ठीक है। तो उड़ने वाली क्या है, उड़ने वाला कौन है, पतंग, और वो क्रिया क्या कर रही है, उड़ रही है। लेकिन यहाँ पर हमें कर्म नहीं मिल रहा है, तो इसलिए यहाँ अकर्मक क्रिया, ठीक है। उसके बाद आता है रजत ने माँ की चिट्ठी पढ़ ली। तो यहाँ पे मतलब क्रिया क्या हुई, पढ़ना। और यहाँ पर रजत ने माँ की चिट्ठी पढ़ ली, एक होता है द्विकर्मक भी होता है। तो यहाँ पर माँ की चिट्ठी, अब वो जो पढ़ रहा है उसका असर किस पर हो रहा है, क्या पढ़ रहा है, वो चिट्ठी पढ़ रहा है। तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया, क्योंकि यहाँ पर कर्म जो है वो है चिट्ठी। तो मेन इसमें है माँ की चिट्ठी, मतलब यहाँ पर चिट्ठी जो है वो कर्म है। फिर कमल पतंग उड़ा रहा है, तो यहाँ पर उड़ना, क्रिया क्या हुई, उड़ना। और कलम, ये कमल जो है वो क्या उड़ा रहा है, पतंग। तो यहाँ पर हमें कर्म भी मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर सकर्मक। उसके बाद आता है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 17। 17 में आपको कारक चिन्ह, यानी यहाँ जो आपके रिक्त स्थान दिए गए हैं इनकी जगह आपको कारक चिन्ह लगाने हैं। कारक चिन्ह का आपको पता है ना, जो हमारी विभक्तियाँ होती हैं वो, जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से। तो यहाँ पे जो को हुआ, ने हुआ, से हुआ, ये सारे के सारे क्या है, हमारे कारक चिन्ह भी बोलते हैं और कारक विभक्तियां भी बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर आपको वाक्य के अनुसार देखना है कि यहाँ पर कौन सा वाक्य वो कारक चिन्ह लग सकता है, कौन सी यहाँ पर विभक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। अब देखिए इसमें, अभिनव शेर को देखकर डर गया। तो यहाँ पर को, ठीक है। अभी हम लोग ये तो कह नहीं सकते अभिनव शेर में देख के डर गया, नहीं, क्यों, को देखकर डर गया। अब है यहाँ अरे तुम आ गए। तो यहाँ पर संबोधन कारक, यानी संबोधन कारक में होता है उसमें हे, अरे, ओ, किसी को संबोधित करना, तो वहाँ पर संबोधन कारक में अरे, तो यहाँ उसकी विभक्ति लगती है। आम के पेड़ पर चिड़िया चहचहा रही हैं। तो यहाँ पर आम के पेड़, वो पेड़ किसका है, आम का। तो यहाँ पर आम के पेड़ पर, यहाँ पे एक होता है मे पर, जो अधिकरण कारक में होता है मे और पर होता है। मे मतलब किसी चीज के अंदर, जैसे वह कमरे में बैठा है, चीनी डिब्बे में डाल दी है, तो वहां पर वो किसी चीज के अंदर और किसी चीज पर होता है। पेड़ के, अब वो पेड़ के अंदर तो बैठी नहीं है, वो पेड़ के ऊपर बैठी है, तो यहाँ पर पेड़ पर। तो यहाँ पर पेड़ पर चिड़िया चहचहा रही थी। तो यहाँ पर और आम के, ठीक है, के और पर यहाँ पर कारक चिन्ह लगे हैं।
उसके बाद आता है सोहन ने लाठी से सांप को मारा, कर्ता ने करम को करण से मारा। तो यहाँ पर सोहन ने, कर्ता ने, करम, इसको मतलब माध्यम क्या हुआ, लाठी, किससे मारा, कर्ता ने करम को करण से मारा है। तो यहाँ पे सोहन ने सांप को मारा है, किससे, लाठी से। तो यहाँ पर कर्ता ने, सोहन ने लाठी से सांप को मारा। अब अगला आता है अर्जुन ने निशाना साधा और मछली की आंख भेद दी। तो अर्जुन ने, कर्ता ने निशाना साधा है और मछली की आंख भेद दी, यानी आंख में उसको तीर मारा। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा, यहाँ हम लोगों को पुल्लिंग दिए हुए हैं, यानी जो पुरुष होते हैं वो यहाँ पर दिए हुए, उसका हम लोगों को लिंग परिवर्तन करना है, स्त्रीलिंग में उसको बदलना है। अब नाती, जो मतलब यहाँ पे पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग रूप आपको लिखने हैं। अब यहाँ पे नाती, उसका क्या होगा, नातिन, सदस्य, सदस्या, और यहाँ अभिनेता, अभिनेत्री, देवर, देवरानी, माली, मालिन, श्रीमान, श्रीमती। ठीक है, ये इसके स्त्रीलिंग रूप हो जाते हैं। उसके बाद आता है बेटा आपका आखिरी क्वेश्चन, यानी 19। इसमें आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपको जो चित्र दिया गया है इसका आपको 100 से 150 शब्दों में, यानी 100 से 150 शब्द में आपका इसको चित्र वर्णन करना है। यानी इस चित्र में, इस पिक्चर में आपको क्या क्या दिख रहा है वो सारा आपको लिखना है। ये आप स्वयं लिखोगे बेटा, क्योंकि ये आपकी जो होता है राइटिंग स्किल को बढ़ाने के लिए होता है, ताकि आप में लेखन क्षमता जो है वो बढ़े, आप लोग अपने आप लिख सको। तो यहाँ पर सिर्फ ये देखो कि आप लोगों को यहाँ दिखाई क्या दे रहा है। ये एक उपवन का दृश्य है, एक पार्क का दृश्य है। उसके बाद इसमें क्या क्या है, इसमें 3 बच्चे खेलते हुए दिखा रहे हैं, पीछे 2 बच्चे फुटबॉल से खेल रहे हैं, एक लड़की है वो भी वहाँ पर देख रही है, एक वो व्यक्ति है वो पेड़ के पीछे छिपकर देख रहा है। यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, एक जो झरना होता है वो यहाँ पर बह रहा है। मतलब इसी तरह का आप लोग देखोगे कि यहाँ जो जो चीज़ें आपको दिखा रखी हैं, यानी जो आपको दिख रही हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इस चित्र का वर्णन करोगे। ठीक है बेटा, तो ये आप लोगों को लेसन कंप्लीट करना है। थैंक यू।